नमस्कार दोस्तों, कर्मोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईयू और इंडिया के बीच में जो एफटीओ हुआ है या वो जो समझौता हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस समझौते का इंडिया की ग्रोथ पर, इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ पर और साथ ही ईयू की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, या फिर क्या इफेक्ट रहेगा, इसका क्या महत्व है, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनको टैरिफ के अंदर रखा जाएगा या फिर टैरिफ के बाहर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर किस तरीके से ये हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। कुछ फैक्ट दे रखे हैं कि कौन कौन से फैक्ट हैं, डिटेल्स हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दुनिया की 25% जीडीपी का ये प्रतिनिधित्व करेगा। कौन सा? इंडिया और ईयू का जो एफटीए हुआ है वो कितने परसेंट? 25%। एक तरीके से जीडीपी को क्या करेगा? एक कंट्रोल करेगा। दूसरा, इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कि इस जो एफटीओ है, ये समझौता हुआ है, इसके बारे में किन किन लोगों ने क्या बातें बोली हैं और किस तरीके से हमारे लिए एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ और भारत ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए अंतिम रूप से तय किया है। एक विशेष बात याद रखने की है यहाँ पर कि ये अभी इसको लागू नहीं किया है, बस इसकी एक रूपरेखा तैयार की है कि आगे इसको जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले इसको अपने अपने क्षेत्राधिकार में इसकी प्रोसेस चलेगी, उसके बाद क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कानून में। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला, ईयू की अध्यक्ष हैं। इस बार इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, इसको बिल्कुल, ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार। उर्सुला वांडर लेयन, तो इससे ये ईयू की अध्यक्ष हैं। इन्होंने इस डील को, ये जो समझौता हुआ है, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। मदर ऑफ ऑल डील्स इसलिए क्योंकि 25% इकोनॉमी या फिर अपन कह सकते हैं जीडीपी को ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। और आपको पता है 200 प्लस कंट्रीज़ हैं, उसके बावजूद ही सिर्फ ये समझौता पूरी वर्ल्ड में जितना भी जो ट्रेड हो रहा है, तो वहाँ की लगभग 25% जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमी, उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कहा है कि 1.4 अरब लोगों को, साथ ही यूरोप के जो लाखों नागरिक हैं, उनको ये फ़ायदा पहुंचाएगा, बड़े अवसर लेकर आएगा, क्योंकि इस समझौते में व्यापार, निवेश, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगा। ये प्रोविजंस रखे गए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन इन्वेस्टमेंट होगा और कौन कौन से क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यह समझौता 20 वर्षों की लंबी बातचीत के बाद क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। काफ़ी टाइम से इंडिया ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से हम ईयू के साथ अच्छे से क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमारा ईयू के साथ ज़्यादा ट्रेड अब तक नहीं हुआ था। और यह एक विशेष बात, ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसका जरूर ध्यान रखें आप, है ना। नेक्स्ट एफटीए का विवरण है, उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में ज़्यादातर बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका गवर्नमेंट के द्वारा जो बताया गया है, उसके बारे में देखते हैं हम। जो भारत है वो ईयू के साथ कौन कौन सी उनको रियायतें दे रहा है, उनको कौन कौन सी चीज़ें मुहैया करा रहा है, सुविधा दे रहा है, तो उसके बारे में देखते हैं एक बार। तो यूरोपीय संघ की जो 97% जो एक्सपोर्ट है, उसमें शुल्क में क्या करेंगे? हम कटौती करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है उसको समाप्त भी कर सकते हैं। कटौती कर सकते हैं, या तो कम कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है बिल्कुल ही उसको समाप्त कर सकते हैं। दूसरा है, कारों पर वर्तमान शुल्क, हम जो टैक्स लेते हैं, टैरिफ लगाते हैं, वो 70 से 110% है, जिसको घटाकर 10% किया जाएगा, लेकिन वो आने वाले 5 सालों में किया जाएगा, उससे पहले नहीं किया जाएगा, जिसमें पार्ट्स भी शामिल हैं। और इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होगा वो जर्मनी को होगा। किसको होगा? जर्मनी को। यूरोपीय कंपनियों को सालाना कितना? सालाना लगभग 4 अरब यूरो की बचत होगी। कितनी? 4 अरब यूरो की। 2032 तक जो यूरोप और इंडिया के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, या फिर यूरोप का जो एक्सपोर्ट है, उसको दोगुना करने की क्या यहाँ पे टारगेट रखा गया है? क्या रखा गया है? टारगेट रखा गया है दोगुना करने का। साथ ही इसमें कृषि खाद्य उत्पादों पर शुल्क में कटौती, जो हम एवरेज जो शुल्क लेते हैं इनसे अभी 36% समथिंग लेते हैं, तो उसको कम करने के लिए भी इसमें एक टारगेट रखा गया है, एक लक्ष्य रखा गया है। अब लास्ट, शराब से शुल्क।
हम अभी जो वहाँ से वाइन आती है और यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वाइन का, अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूटर है ये, तो उस पर हम 150% लगभग टैरिफ लगाते हैं, जिसको पहले तो हम 75% का कम करने की बात कही गई है इसमें, और फिर उसके बाद लगभग इसको 20% के लगभग किया जाएगा। ये कुछ सुविधा हैं जो यूरोप को हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी वजह से जो हमारे ईयू और इंडिया के बीच में जो ट्रेड है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी या फिर ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ है। अब देखो, कोई भी कंट्री है, फ्री में तो कुछ किसी को प्रोवाइड करेगी नहीं, हमें भी कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, हम उनके साथ ये डील कर रहे हैं, समझौता किया है। तो ईयू ने हमारे लिए कौन कौन सी रायतें दी हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 99.5% जो वस्तुएं हमारी गुड्स हैं वो आने वाले 7 वर्षों में या तो इनसे टैक्स को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा या फिर कम किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखें। भारतीय निर्यात पर, मतलब जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सी से रिलेटेड हो, ओशन से रिलेटेड हो, चमड़ा हो, रसायन, रबर, बेस मेटल या फिर ज्वेलरीज हो, यहाँ पर भी जो शुल्क है, जो टैक्स है, या तो उसे जीरो किया जाएगा या फिर हो सकता है उसको भी क्या करें हम, यहाँ पर कम करने की बात कही गई है। 2026 में यूरोपीय संघ और इंडिया के बीच में ये दोनों मिलकर एक मंच तैयार करेंगे, किसके लिए, जलवायु सहयोग मंच। कौन सा, जलवायु सहयोग मंच, जिसके तहत होगा क्या, ईयू खुद एक फंड जारी करेगा। क्या जारी करेगा, फंड बनाएगा, जिसमें वो हमें कम से कम 500 मिलियन यूरो की हेल्प प्रोवाइड कराएगा। अब ये जो फंड है किस काम आएगा, इसका काम होगा जो इंडिया है इसमें क्लाइमेट से रिलेटेड और या फिर डिजास्टर्स, जितने भी क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन होता है और डिजास्टर्स होता है, उसकी वजह से जो भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसको सही करने के लिए इस फंड का क्या करेगी, गवर्नमेंट यूज करेगी। अब होता क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो इसमें गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं की हैं अभी, जैसे कि शुरुआत में ये कहा गया था कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, उसको बाहर रखा जाएगा। इसके बारे में अभी क्लियर कोई सूचना नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक कार्बन उत्सर्जन की, क्योंकि यूरोप ने जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे लॉ बना रखे हैं और वो भी बहुत ज़्यादा कठोर लॉ हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है तो उसमें क्या होगा, उस कंट्री के साथ ही ज़्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ रूल्स बनाए गए हैं, जैसे कि हो सकता है हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट हों जिनमें यूज़ किसका हुआ है कि लकड़ी को, वनों को काटा गया और उस लकड़ी का क्या हुआ है, यूज़ हुआ है, तो उनके साथ ये ट्रेड उन उन या फिर उन गुड्स को ये ट्रेड के अंतर्गत नहीं रखते, उनको क्या बैन कर देते लोग। साथ ही इसमें ये भी नहीं कहा गया है, अभी एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी गई है इसमें, एम्प्लॉयमेंट कितना मिलेगा क्या नहीं मिलेगा यार। साथ में ऐसा भी कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं की गई। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है। हाँ, अब एक बार हम एफटीए का महत्व देख लेते हैं कि महत्व क्या है, ये किस तरीके से भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले भारत को यूरोप के बाज़ारों तक क्या मिलेगी, पहुंच मिलेगी, क्योंकि हम लगभग 15 से 20 सालों से ट्राई कर रहे थे किसी तरीके से हम यूरोप के साथ क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने की कोशिश करें। साथ ही यूरोप निवेश में क्या होगी, स्वाभाविक वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर यूरोप हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पे मार्केट मिलेगा। हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट करने की भी सोचे, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें डेवलपमेंट होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। साथ ही इसमें कपड़ा, फार्मा, कृषि जैसे क्षेत्रों को तत्काल लाभ और भविष्य में सेमीकंडक्टर खनिजों को भी क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, इसकी भी बात की गई है। यूरोपीय कर निर्माताओं को लाभ, कार निर्माताओं को भी लाभ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इनकी कारों से जो टैरिफ है उसको कम करने की इसमें बात की गई है। और जिसमें सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया भी था, जर्मनी जैसी जो कंट्री हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये है रेनॉल्ट है, BMW है, ये जो कंपनियां इनको बहुत ज़्यादा
प्रॉफिट मिलेगा। कारों के दाम कम होने की क्या रही है इसमें संभावना हो सकती है कि आने वाले टाइम में जो हमारे इंडिया के जो कॉमन पीपल है, जो आम आदमी है, वो भी शायद कार परचेज कर पाए। वैश्विक जीडीपी के 25% वाले क्षेत्र का एक साझा आर्थिक मंच बनेगा, क्योंकि ये विश्व की लगभग 25% जीडीपी को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं कि ये जो डील हुई है, हमने जो समझौता किया है, ये इसका बैकग्राउंड क्या रहा है, क्योंकि कोई भी जो चीज़ होती है उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन रीज़न है उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ के बारे में आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय व्यापार जो वार्ता हैं वो क्या कर रही हैं, आजकल काम नहीं कर पा रही हैं। आप लोग हर दिन न्यूज़ देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं से आपको टैरिफ के बारे में, ट्रेड के बारे में, या फिर किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर कंट्रोल के बारे में, जो डिस्प्यूट चल रहे हैं उनके बारे में जरूर सुना होगा, आप देख रहे होंगे, जिसमें डब्ल्यूटीओ के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये जो इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया था वो बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इन्होंने जो रूल्स बनाए थे ट्रेड के वो बिल्कुल उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी कंट्री उनको मानने को तैयार नहीं है। चाहे हम बार बार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप है, वो बार बार जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन पर 500% टैरिफ लगाने की बात करता है। अभी उन्होंने साउथ कोरिया पर भी टैरिफ लगाया है। उसका रीज़न है कि उनका जो एफटीओ हुआ था उसके बारे में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे, उसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट है बहुपक्षीय व्यवस्था व्यवस्था संकट में है, और द्विपक्षीय समझौते क्या हो रहे हैं आजकल, जरूरी हो रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा भारत भी आखिर के लास्ट के कुछ सालों से मल्टीलेटरल की जगह बायलेटरल ट्रेड करना ज़्यादा प्रीफर कर रहा है। जैसे कि हमने न्यूजीलैंड के साथ एफटीए किया, हमने यूएई के साथ एफटीए किया। क्यों? क्योंकि और आने वाले टाइम में हम कनाडा के साथ भी कर सकते हैं, वो भी यूरेनियम से रिलेटेड ट्रेड करने के लिए एफटीए कर सकते हैं। क्योंकि भारत को पता है कि अब ये जो बहुपक्षीय जो व्यापार होते हैं इसमें इतना ज़्यादा हमें लाभ नहीं मिलता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए थे वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। पहले जो यूरोप था उसका झुकाव चीन की तरफ था, चीन के साथ अच्छा खासा इसका ट्रेड था, लेकिन चीन का अपने ये भी अपनी यूएसए के साथ साथ मोनोपोली चलाना चाहता है अपनी डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी के द्वारा जो ट्रेड पॉलिसीज़ रहती हैं, इनके जो रूल्स रहते हैं, उनको क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अब यूरोप का जो झुकाव है वो भारत की तरफ हो गया है। अब एक तरीके से हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत के पास एक अच्छा मौका है चाइना को काउंटर करने का, या फिर किसी तरीके से थोड़ा बहुत भी उसको इफेक्ट करने का, साथ ही साथ यूएसए को भी। विश्व व्यापार में अमेरिकी टैरिफ नीतियों की अनिश्चितता, बिल्कुल अमेरिका की जो टैरिफ नीतियां रही हैं वो बिल्कुल फिक्स नहीं रही हैं, अनसर्टेन है। कोई नहीं कह सकता कि कब किसके ऊपर क्या टैरिफ लगा देंगे या कब किसके ऊपर कौन से रूल्स लगा देंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नाटो के जो चीफ हैं वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके जो चीफ हैं उनका कहना है कि यूरोप अमेरिका के बिना खड़ा नहीं रह सकता, ये इसको एक दिन घुटनों पे आना जरूरी है, क्योंकि इनका एक अलग विवाद चल रहा है ग्रीनलैंड का। उसके बारे में भी अब अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक क्लास उसकी भी लेंगे। यूरोपीय संघ भारत को अमेरिका की तुलना में अधिक स्तर व भरोसेमंद साझेदार मानता है, बिल्कुल यूरोप बिल्कुल भारत को साझेदार मानता है, क्योंकि उनको पता है कि भारत कभी भी पीछे नहीं हटता है, या फिर हम जो एक बार एक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, किसी से समझौता कर लेते हैं, तो हम उस पर हमेशा अड़े रहते हैं, और ये हमारी खासियत रही है हमेशा से।